वाम दलों ने बी सुदर्शन रेड्डी को किया समर्थन। विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति का लड़ रहे हैं चुनाव। 9 सितंबर को होना है चुनाव। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री को 7 साल की सजा। आदिवासी जमीन खरीद मामले में पत्नी को भी मिली सजा। विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने 15 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला। सहरसा में भाजपा कार्यकर्ताओं का निकला आक्रोश मार्च। आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया नेतृत्व। राहुल गांधी के खिलाफ हुई नारेबाजी। बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। ब्लास्ट फर्नेस का पिघला लोहा गिरने से कर्मी झुलसा। ठेका कर्मी विनय कुमार की स्थिति गंभीर। बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा इलाज। एलएच में हुई हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में दोस्त ने किया था हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं निशा मिश्रा। सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में एक पूर्व नेता को 7 साल की सजा हुई है। जानते हैं विस्तार से। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सीबीआई के विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कार्तिक कुमार प्रभात समेत 4 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने सुनवाई में 15 साल पुराने मामले में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात सहित 9 लोगों को दोषी करार दिया है। जमीन से रिलेटेड मैटर था और सीएनटी एक्ट के वायलेशन से संबंधित केस था। उसी आधार पे जजमेंट हुआ, उसी आधार पे सजा के बिंदु पे सुनवाई थी। सजा मैक्सिमम सजा 7 साल दी गई है। अब जो भी एग्रीड होंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएंगे अपील में। यही बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रांची पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री रेड्डी शनिवार को रांची पहुंचे। रांची हवाई अड्डे पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मालूम हो कि श्री रेड्डी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। झारखंड में 14 सांसदों की सीट है, जिनमें 5 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं और बाकी 9 एनडीए के। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में सीपीआई के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीपीआई कार्यालय के सभागार में पार्टी के झारखंड राज्य परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रांची में विगत 26 अगस्त से शुरू हुए पार्टी के 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन में लिए गए राजनीतिक प्रस्ताव और राज्य में मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए होने वाले भावी कार्यक्रमों को बताया गया। लेकिन झारखंड जहाँ था वहीं पे झारखंड के आदिवासी को कोई झारखंड अलग राज्य बनने का कुछ उसको हम नहीं दे पाए। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसको हम कुछ फ़ायदा नहीं दे पाए। जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं उनको हम कोई सरकार सहायता नहीं कर पाई। और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, रिक्त पद खाली है हमारे सरकार के पास, लेकिन उसको भी हेमंत जी की सरकार ने अभी तक भरा नहीं। जो हम लोगों ने विशेष चर्चा किया कि झारखंड में, जिससे झारखंड जल जंगल जमीन के बाद झारखंड के धरती के अंदर जो हमारे मिनरल्स हैं, जो दुनिया में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे कोयला हो, बॉक्साइट हो, हमारे आयरन ओर हो, सोना हो, सारे मिनरल्स हमारे झारखंड के। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा नए मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया। जानते हैं विस्तार से।
राजधानी रांची के चैम्बर भवन में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा पीएल चोपड़ा ऑडिटोरियम और एफजेसीसीआई के नए मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया। इस खास मौके पर चैम्बर के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्य के वित्त मंत्री ने कहा, हमें सच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, अमेरिकी टैरिफ से जाहिर तौर पर अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए एक दबाव का माहौल तो जरूर बना है भारत की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन जिस तरह भारत ने अमेरिकन टैरिफ का मुकाबला किया है और इसको मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि अमेरिका को लगे कि उसकी मोनोपोली भारत के सामने तो नहीं चलेगी। हम एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि अब अमेरिका को माइनस करके विश्व के दूसरे देशों में हम अपना मार्केटिंग कर सके, ये रिलेशन दूसरे देशों के साथ भारत को बनाने की आवश्यकता है। पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एफडीआई अमेरिका से भी काफ़ी होता है। मामूली असर है, इसका सही आकलन तो नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, या फिर जो हमारे यहाँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिए गए कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, अब ये पूरा मुद्दा पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है और जगह जगह एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। जानते हैं विस्तार से। इसी कड़ी में सहरसा में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किस चीज को लेकर प्रदर्शन? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी की मंच से दरभंगा जिला के जाले विधानसभा के अतरवेल बिठौली चौक पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता को गाली दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार सहित पूरे मिथिला को शर्मसार करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को गाली गलौज से स्थापित करना चाहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और राहुल गांधी मैडम सोनिया को देश की महान जनता और देश की सभी माताओं से माफी मांगने के लिए हम लोग यहाँ से आह्वान करते हैं कि माफी मांगो, माफी मांगना होगा और नहीं तो आंदोलन। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे,
और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दरभंगा में कांग्रेस और भाजपा के बीच जो लड़ाई छिड़ी थी अब कैमूर तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडों द्वारा कांग्रेसी जिला पार्टी कार्यालय में घुसकर सामान तोड़फोड़ करने और कार्यालय सचिव से मारपीट का आरोप लगाया है। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने आक्रोश मार्च निकाला। कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग को लेकर भभुआ थाना में भाजपा के खिलाफ आवेदन दिया और कहा, देश में गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय आने पर इसका जवाब कांग्रेस देगा। शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय, जिला का कार्यालय, वहाँ पर सामाजिक तत्वों के लोग गए, राहुल गांधी का पुतला फूके और मेरे ऑफिस में घुसकर बहुत सा सामान बर्बाद किए, नष्ट किए। तस्वीरें थी राहुल जी का, बाबा भीमराव अम्बेडकर का वगैरह वगैरह, बहुत लोग क्षतिग्रस्त किया। मेरा एक ही स्टाफ वहाँ था, क्योंकि रविदास समाज से आता है। कुछ लोग भद्दी गाली दिया, धमकाया। इतना डर गया था कि हमसे बात कर रहा था तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो असामाजिक तत्व में कौन लोग थे? नाम दिए हैं, मुझे याद नहीं। तत्व के लोग थे या कोई पार्टी के लोग थे? स्पष्ट नहीं, तो अखबार में दिया है कि भाजपा युवा मोर्चा थे। आपके जो लोग थे वो क्या बताए? वो लोग बताए कि भाजपा का झंडा लेकर। कैसे क्या हुआ था? कल सर हमारे तैयारी समिति की एक बैठक थी राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर। इसमें सारे लोग आए थे। 1 बजे हमारे प्रोग्राम खत्म हो गया तो हम बैठे थे, करीब 4 बजे तक अपना ड्यूटी दे रहे थे। उसके बाद कुछ कम से कम 15-20 लोग आते हैं, वो बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग, नौजवान थे। तो वो क्या किए कि राहुल गांधी मुर्दाबाद और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद करते हुए वहाँ पर पुतला फूका। वो अपना उधर वीडियो बना रहे थे। उसके बाद इधर लोग कुछ आए और उसके बाद जो है कि हमने रोकने का प्रयास किया तो हमको पकड़ लिए, एक आध फेट मारा भी हम लोग उनको, और उसके बाद यहाँ तोड़-फोड़ किया। उसके बाद तुरंत निकल। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया है। प्लांट फर्नेस का पिघला लोहा गिरने से कर्मी झुलसा। ठेका कर्मी विनय कुमार की स्थिति गंभीर। बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा इलाज। प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर उठा सवाल। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो से खबर आ रही है, जहां पर बोकारो पुलिस ने एलएच हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के एलएच में हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिखाया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि दोस्त ने ही दोस्त को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना बीते दिन हुई है और इस घटना की वजह से मोबाइल फोन को माना जा रहा है। दरअसल ये पूरी घटना की जो वजह है वो मोबाइल फोन मानी जा रही है। उनके द्वारा चाकू चलाया गया था जिसमें रवि कुमार की मृत्यु हो गई थी। इसमें तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सिटी थाना द्वारा जो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मुख्य अभियुक्त थे इसमें अमन कुमार झा, उनको गिरफ्तार किया गया और आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त है वो जो चाकू जिससे वार किया गया था उसको सीज किया गया है और जो कुछ खून लगे हुए कपड़े वगैरह जो थे जो अभियुक्त का था वो उसको भी सीज किया गया है और हम लोग आगे की प्रक्रिया इसमें कर रहे हैं। जो परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें कुल 3 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त जो चाकूबाजी चलाया था वो अमन कुमार झा थे। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को भी इसमें एफआईआर में नेम किया गया। उनकी संलिप्तता को भी हम लोग जांच करके उस पर भी अगर कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्या विवाद क्या था? विवाद का मुख्य कारण था कि जो रवि कुमार थे जो मृतक हैं उनके द्वारा किसी का मोबाइल ले लिया गया था। इसमें मध्यस्थता करवा के अमन कुमार झा के द्वारा
उस मोबाइल को दिलवाया गया था, जिस व्यक्ति का मोबाइल लिया गया था रवि कुमार के द्वारा। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ कि तुम क्यों बीच में पड़ के मध्यस्थता कर रहे हो। इसी बात में बाताबाती हुआ दोनों के बीच में और विवाद बढ़ गया, जिससे गुस्से में आकर अमन कुमार झा के द्वारा उनके ऊपर घर से ला करके चाकू से वार कर दिया गया था। पहले से भी कोई मामला था क्या सर उस पर? अमन झा पहले से मामला अमन झा के द्वारा पूर्व का क्या मामला है या इनका। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां पर साहिबगंज की पुलिस ने लूट कांड में हुए एक बड़े मामले का उद्भेदन किया है। खबर साहिबगंज जिले की है, जहां बीते 28 अगस्त को हुए लूटकांड का पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। मामले पर गठित एसआईटी ने 3 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक अपाचे एवेंजर मोटरसाइकिल और 900 ग्राम चांदी के आभूषण व जेवरात तोल करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की है। जीराबाड़ी थाना क्षेत्र के सकरी गली के आसपास एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक सोना चांदी व्यवसायी जब वो सामान खरीद के जा रहे थे चांदी, तो उनके गहने लूट लिए गए थे अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा। पुलिस ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में उस समूची लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली, जिसकी कीमत लगभग 80,000 के लगभग है, और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसमें जो टीम में सदस्य हैं सबको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर जो अपराधी कितने अपराधी थे सर? 3 थे, तीनों पकड़े गए। सर कहाँ के हैं वो? सब यही जीराबाड़ी थाना के आसपास के ही लोग हैं। आपराधिक इतिहास भी रहा होगा? हाँ, आपराधिक इतिहास भी है, आपको बता दिया जाएगा। सर कितने की ज्वेलरी की लूट हुई थी? कितना लगभग 80,000 के आसपास कह सकते हैं, बाकी तो हम लोग डिटेल अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। 70,000 या 80,000। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।